फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो चलिए हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ITF। आप इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बट कैलकुलस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस है, हर आप डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक से रिलेटेड है, कंटिन्यूटी हुआ, डिफरेंशियल, मतलब कहीं ना कहीं हर टॉपिक में आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके ग्राफ, इसके फार्मूला का आपको ज़रूरत होगा। सो बिल्कुल चलिए आसानी से इसको पढ़ेंगे हम लोग काफ़ी डिटेल्स में एक एक करके। बट बिफोर दैट यार मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एक बार, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर रूप से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज को लाने जा रहे हैं, एक एक करके 1 घंटे 2 घंटे का जो वीडियो होगा। साथ ही साथ जो भी आपके रेफरेंस बुक है NCERT KC सिन्हा का कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। सो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हम आपके दोस्तों को जरूर शेयर कर दें जरूर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पर। इसका इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा परिचय यार कि ये क्या है, आखिर इसमें करना क्या है हमें, और इसमें से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको आप बेसिक समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आखिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के मतलब को क्या समझने जा रहे हैं। चलिए इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स मतलब देख लीजिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। इन्वर्स मतलब क्या हो गया? ये उल्टा। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमिति, मतलब आप जो कुछ भी त्रिकोणमिति में पढ़ते थे उसका उल्टा आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। जो कुछ भी आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जो कुछ भी आप त्रिकोणमिति में पढ़ते थे उसका आपको यहाँ पर उल्टा पढ़ना है। तो आपको पहले ये समझना है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आखिर होना क्या चाहिए हमें। देखिए, तो याद होगा आपको, हम एक चीज पढ़ते थे, sin 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू कितना होता था? 1/2। तो बिल्कुल एक चीज ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? ये आपका एंगल है और ये आपका क्या है? वैल्यू है, ठीक है। उसी तरह के और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता था? 1। तो ये ध्यान में रखिए, ये आपका क्या है? एंगल है, और 1 आपका क्या है? एक वैल्यू है। और ये पूरा कहानी जो आप पढ़ते थे, ये पूरा कहानी आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, ये पूरा कहानी आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे। ये कहाँ था? ट्रिगो में पढ़ते थे। लेकिन अब इन्वर्स ट्रिगो में क्या होने जा रहा है? इसका उल्टा होने जा रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपके पापा का क्या नाम है, लेकिन अब ये नहीं पूछा जाएगा, अब आप पूछा जाएगा उसके बेटे का क्या नाम है। कहानी समझ रहे हैं? आपके पिताजी का क्या नाम है, लेकिन अब क्या पूछा है? आपके पापा से पूछा जा रहा है आपके बेटे का क्या नाम है। तो कहीं ना कहीं उल्टा, मतलब यहाँ पर एंगल आपको पूछा जाता था, भाई sin 30 का वैल्यू कितना? तो आप जवाब देते थे सर 1/2। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना? तो देखिए, इसी चीज को यदि हम इनवर्स में लिखा जाए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया। लेकिन इसी चीज को यदि इनवर्स में लिखा जाए, ध्यान देंगे, इसी चीज को यदि इनवर्स में लिखा जाए तो ये आपको क्या लिखा जाएगा? sin इनवर्स 1/2 कितना? तो आप क्या जवाब देंगे? सर 30 डिग्री। ये देखिए, sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना? तो आप जवाब देंगे 1/2, मतलब 30 डिग्री। मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पर? अब आपसे वैल्यू दिया जा रहा है आपके पास, एंड आपको क्या बताना है? एंगल बताना है। आपको क्या बताना है? एंगल बताना। देख रहे हैं, तो ये आपको क्या हो गया? sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2, तो आप जवाब देते हैं 30 डिग्री। आप ये अब 30 डिग्री जवाब देते हैं। उसी तरह यदि इस चीज को लिखना चाहते हैं, इस चीज को उल्टा करके कैसे लिखना चाहते हैं, आप इसको लिखना चाहेंगे tan इनवर्स 1, और जवाब होगा क्या? 45 डिग्री। जवाब क्या होगा? 45 डिग्री। इन दिस सिचुएशन, देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है आपके पास? इस सिचुएशन में आपको वैल्यू दिया हुआ है, आपको वैल्यू दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है एंगल, आपसे पूछा जा रहा है एंगल। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक आप स्टडी कर रहे हैं, ये जो टॉपिक आप स्टडी कर रहे हैं, यही हुआ इन्वर्स ट्रिगो। यही क्या हुआ आपके पास? इन्वर्स ट्रिगो। देन व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम हियर?
आप यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंगल इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड वैल्यू, बट इन केस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वी हैव टू गिवन वैल्यू एंड वी डिटरमाइन एंगल। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं कि आपके पास क्या दिया होता है, वैल्यू दिया होता है, आपको एंगल बताना होता है। देखिए तो इसको शॉर्टकट में आप एक इंपॉर्टेंट चीजों से समझ सकते हैं कि यदि आपके पास एंगल दिया हो, यदि आपके पास एंगल दिया हो तो आप बताते क्या है, वैल्यू। आप क्या बताते हैं, वैल्यू। और ये जो केस है, ये केस आपका क्या कहलाता है, यही केस आपका कहलाता है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो, ये क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन यदि आपको वैल्यू दिया हुआ है और आपको एंगल बताना है, यदि आपको वैल्यू दिया हुआ और एंगल बताना, तो ये आपका क्या कहता है, इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो। मतलब हम एक बात तो आपको बेसिक बताने जा रहे हैं कि इनवर्स ट्रिगो में होना क्या है। तो इनवर्स ट्रिगो में बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि वैल्यू दिया होना है, आपको एंगल बताना है बस। और ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता था, एंगल हमेशा बार बार एंगल दिया होता था, हमें आपको वैल्यू बताना होता था। ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये इनवर्स फंक्शन क्या है, उसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्रिक पर वापस आएंगे। ओके, देन एट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये इनवर्स फंक्शन क्या है। ओके, देन वी स्टार्ट व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। सबसे पहले जो हम बेसिक देखने जा रहे हैं, इनवर्स फंक्शन क्या है, मतलब बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है, बट बिफोर दैट हमें ये समझना है कि ये इनवर्स क्या है। ठीक है, हमें ये समझना है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b इज any 1 onto फंक्शन, ये आपको नोट करना है 1 onto। ठीक है, देखिए f एक फंक्शन है जो a से b की तरफ जा रहा है और इसमें कैरेक्टर क्या है, ये फंक्शन क्या है, 1 onto है। देन इनवर्स ऑफ f, देन इनवर्स ऑफ f is, then inverse of f is denoted by, then inverse of f is denoted by f inverse, then inverse of f is denoted by f inverse, and defined as या given as f inverse is a mapping from b to a। वेरी सिंपल कि f एक फंक्शन है जिसका कैरेक्टर क्या है, 1 onto। जब आप फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शन जब आप पढ़ेंगे, उसी में एक टाइप है 1 onto। ठीक है, ये क्या है, 1 onto क्या है, फंक्शन का एक टाइप है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में ही एक टाइप है 1 onto, उसी में हम इसका एक टाइप डिस्कस करेंगे 1 onto। चलिए, तो देखिए f एक फंक्शन है जो a से b की तरफ डिफाइन है एंड उसमें कैरेक्टर क्या है, वो फंक्शन क्या है, 1 onto है, वो फंक्शन क्या है, 1 onto है। देन इनवर्स ऑफ f इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। आपको पता है किसी भी चीज का इनवर्स कैसे डिनोट करते हैं, जैसे a इनवर्स, तो a इनवर्स इस तरह से लिखते हैं, 2 इनवर्स इस तरह से लिखते हैं, x इनवर्स इस तरह से लिखते हैं, r इनवर्स इस तरह से लिखते हैं। तो उसी तरह से यदि कोई फंक्शन f है, तो उसके इनवर्स को हम f इनवर्स इस तरीके से लिखते हैं, f इनवर्स इस तरह से इसी किसी फंक्शन को डिनोट करता है। और ये जो फंक्शन होता है वो किधर से किधर डिफाइन है, b से a की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि यदि कोई फंक्शन a से b की तरफ जा रहा है तो उसका इनवर्स b से a की तरफ आएगा।
एफ एक फंक्शन है ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो बी से ए की तरफ आएगा। ठीक है, एफ एक फंक्शन है जो ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो किधर से किधर होगा, बी से ए की तरफ होगा। चलिए हम इस डेफिनेशन को, इस चीजों को फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज को फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम एरो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एरो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एरो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए एरो डायग्राम में हम क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि कोई फंक्शन f है, ध्यान देंगे, यदि कोई फंक्शन f है जो किधर से किधर डिफाइन है, a से b की तरफ डिफाइन किया गया है, तो ये क्या हो गया, एक f एक फंक्शन है जो a से b की तरफ डिफाइन किया गया है। बिल्कुल ध्यान देंगे। तो यदि कोई फंक्शन a से b की तरफ जा रहा है तो कुछ ना कुछ x का इमेज y बना होगा। तो क्या हुआ होगा, x का इमेज y बना होगा। अब आप ही इन बातों को देख सकते हैं कि यदि f एक फंक्शन है जो a से b की तरफ गया, सो f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b सच दैट, st मतलब क्या हो गया, सच दैट fx इक्वल टू y। मतलब कि यदि फंक्शन एक मशीन है और इसमें यदि आप x डाले तो उधर से क्या बन के निकला, y बन के निकला। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, देन f इनवर्स, अब उल्टा, उल्टा मतलब यदि आप इस रास्ते से इधर से उधर गए तो उल्टा आप b से a की तरफ आएंगे। तो f इनवर्स इज ए मैपिंग फ्रॉम b टू a। अब f इनवर्स देखिए क्या होगा, f इनवर्स किधर से किधर हो जाएगा, b से a की तरफ। ध्यान देंगे ये किधर से किधर हो जाएगा, b से a की तरफ, और ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, f इनवर्स। ध्यान दीजिए, बिल्कुल अच्छे से फिगर को देख लेंगे एक बार। f एक फंक्शन है जो a से b की तरफ गया है, जो a से b की तरफ गया है, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा b से a की तरफ, b से a की तरफ। और इस सिचुएशन में x का इमेज y बन रहा था तो y का इमेज अब क्या बनेगा, x बनेगा। सच दैट f इनवर्स y इक्वल टू x। तो ये इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन हुआ। f एक फंक्शन है जो कि 1 1 ऑन 2 है, f एक फंक्शन है जो कि 1 1 ऑन 2 है और इस प्रकार से है कि उसका इमेज fx का इमेज y बन रहा है। तो इन्वर्स फंक्शन उल्टा, तो a से b गए थे तो अब b से a होगा, तो b से a की तरफ आएगा और इस सिचुएशन में अब y का इमेज कितना बनेगा, x बनेगा। इस सिचुएशन में y का इमेज जो बनेगा वो कितना बनेगा, x बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन। व्हाट इज इन्वर्स फंक्शन, तो इन्वर्स फंक्शन क्या हुआ कि यदि कोई फंक्शन a से b की तरफ जा रहा है, उसमें करैक्टर है 1 1 ऑन 2 का, तो उसका इन्वर्स जो होगा b से a की तरफ होगा और उस सिचुएशन में y का इमेज x बनेगा। Okay. Now we are going to discuss some member points related inverse function। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट शुड बी नोटेड। नंबर 1 क्या है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलेगा यदि वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 रहे। Inverse of any function f exists if f is 1 1 on 2, if f is 1 1 on 2। इसका देखिए मतलब क्या हुआ, हम इसके मतलब को समझने की कोशिश कर सकते हैं। किसी फंक्शन f का इन्वर्स तभी निकलेगा
यदि फंक्शन 1,1,2 रहे, यदि फंक्शन 1,1,2 रहे, बिल्कुल एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहे हैं, किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी निकलेगा यदि फंक्शन क्या हो 1,1,2 रहे। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यदि फंक्शन 1,1,2 है तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। इफ़ फंक्शन इज नॉट 1,1,2, if function is not 1,1,2, function is not 1,1,2, then inverse not exist। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, यदि फंक्शन क्या हो 1,1,2 नहीं हो, 1,1,2 नहीं हो, इन्वर्स क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल भी ये टॉपिक आप जब फंक्शन चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन टॉपिक को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आपके मन में यदि एक सवाल चल रहा होगा कि ये 1,1,2 बार बार जो हम लिखने जा रहे हैं वो 1,1,2 क्या है, तो देखिए इसको शॉर्टकट में आपको रिवाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। 3rd नंबर में मीनिंग ऑफ 1,1,2, बिल्कुल फिर भी देखिएगा मीनिंग ऑफ 1,1,2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये आप क्लास 12 का जो टॉपिक है देखेंगे, क्लास 12 का जो टॉपिक है, क्लास 12 का, उसमें से क्लास 12 के टॉपिक में से एक चैप्टर आता है फंक्शन, और उस फंक्शन के टॉपिक में आप पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शन। उस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इसी टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे 1,1 को समझने की, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे जरूर 1,1 को समझने की। देखिए वर्ड से क्लियर है, 1,1 मतलब 1,1 का मतलब होता है क्या, एक वस्तु का एक इमेज बने, एक वस्तु का एक इमेज, ठीक है, एक वस्तु का एक इमेज। और ऑन टू का मतलब होता है, को डोमेन में एक भी बचे नहीं, को डोमेन में बचे नहीं। या फिर आप यूं कह लीजिए, आप इसको दूसरे भाषा में आप ये बोल सकते हैं कि ऑन टू का मतलब होता है रेंज इक्वल टू को डोमेन, रेंज इक्वल टू को डोमेन। And if you want to discuss all these both terms with the help of arrow diagram, then we can use, देखिए हम इस चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। f एक फंक्शन है जो कि a से b की तरफ जा रहा है, ये एक फंक्शन है f जो a से b की तरफ जा रहा है। तो 1,1 का मतलब क्या हुआ, एक वस्तु का एक इमेज। देखिए इस तरीके से वस्तु एक उसका इमेज एक, वस्तु एक उसका इमेज एक। और दूसरी बात क्या, को डोमेन में इधर एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचे, जैसे ये बच गया थी, ये ऑन टू नहीं होता। तो बिल्कुल आपको जब भी इस फॉर्मेट का हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1,1 ऑन टू। और बिल्कुल दूसरा वर्ड ध्यान में देंगे, 1,1 ऑन टू का दूसरा नाम बाइजेक्टिव भी है। 1,1 ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, बाइजेक्टिव भी है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 1,1 ऑन टू का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। आप इस फिगर को भी नोट जरूर कर लेंगे। 1,1 एक वस्तु का एक इमेज और को डोमेन में एक भी बचे नहीं। आपके मन में ये वर्ड चल रहा होगा सर ये को डोमेन और रेंज क्या है, उसको भी अब हम डिस्कस कर लेंगे कि डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या है। ओके ठीक, रिमेंबर पॉइंट में इस तरह से आप लिख लेंगे इसको, और जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आता है इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन एफ एग्जिस्ट ओनली एफ इज 1,1 ऑन टू। किसी भी फंक्शन एफ का इनवर्स तभी निकलेगा यदि वो फंक्शन क्या हो, 1,1 रहे। यदि वो फंक्शन 1,1 ऑन टू नहीं रहे उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। और 1,1 ऑन टू मतलब ध्यान में आया, फिर भी कोशिश करेंगे, नहीं हो तो फिर आप इसको क्लास 12 के फंक्शन वाले टॉपिक में हम इसको डिस्कस कर लेंगे।
देखिए आपके पास अभी हम 3 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये डोमेन क्या है, ये डोमेन क्या है, ठीक है, ये कोडोमेन क्या है, और तीसरा वर्ड ये रेंज क्या है। बिल्कुल, क्योंकि बार बार हम इन तीनों वर्ड का यूज करेंगे यहाँ पर, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तीनों अलग अलग वर्ड है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ओके, तो देखिए यहाँ पर इफ एफ इज ए फंक्शन, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ एक फंक्शन है ए से बी की तरफ। बिल्कुल देखिए हम इसको फिगर के सब माध्यम से भी आपको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एफ एक फंक्शन है ए से बी की तरफ, एफ एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ की तरफ, ए से बी की तरफ। तो ए में जितना एलिमेंट है, ए में जितना एलिमेंट है उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं डोमेन। देन यहाँ पर ध्यान देंगे, देन डोमेन क्या हुआ, देन डोमेन क्या हुआ, तो डोमेन हुआ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। डोमेन मतलब क्या हुआ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो इस सेट में जितना एलिमेंट है, इसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। दूसरा टॉपिक देखिए अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक ये कोडोमेन क्या है, दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट बी में जितना सारा एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो सेट बी में जितना एलिमेंट है, ठीक है, सेट बी में जितना एलिमेंट है इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। इस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। और तीसरा रेंज क्या है, तीसरा टॉपिक आपका हुआ रेंज। देखिए तीसरा टॉपिक आपका भी हुआ रेंज। तीसरा टॉपिक है आपका ये रेंज क्या है, ठीक है। तो रेंज क्या हुआ, सेट ऑफ इमेजेज, सेट ऑफ इमेजेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ए में जितना सारा एलिमेंट है उसके इमेज का कलेक्शन। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इमेज मतलब हुआ ये ए है, इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना। तो ये सेट ऑफ इमेजेज, तो ये जो सारे लोग हैं, ये जो सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, तो यही सारा लोग क्या कहलाया, आपका रेंज कहलाया। मतलब रेंज मतलब ये वो लोग हैं जो बंधन में बंध गए, ये वो लोग हैं जो किसी के बंधन में बंध गए। रेंज मतलब क्या होता है, ये किसी के बंधन में बंध गए, तो यही आपका क्या कहलाता है, रेंज। ये पूरा बी सेट कोडोमेन कहलाया, और ये वो लोग हैं जो कि किसी का इमेज है, सेट ऑफ इमेजेस, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो इस तरह से आपका सेट ए का जितना वस्तु है वो आपका क्या कहलाया, डोमेन कहलाया। सेट बी का जितना एलिमेंट है वो कोडोमेन कहलाया, एंड द सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। देन once again I am going to repeat all these. If f is a function from a to b, then domain is the set of elements of a, and codomain all elements of set b, and range set of images of elements of a. In this way we have domain, codomain and range. तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं, है ना। ओके ओके तो यहाँ पर देखिए अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन, आपको पता है डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब इनपुट। यदि कोई मशीन लगा हुआ यहाँ पर, उस मशीन का नाम एफ है, ध्यान में रखेंगे। यदि कोई मशीन लगा हुआ यहाँ पर तो उसमें इनपुट में आप क्या क्या दे सकते हैं, याद रखिए। यदि घास काटने वाला मशीन है तो उसमें लोहा तो आप डाल नहीं सकते,
ठीक है। यदि घास काटने वाला मशीन है उसमें आप लोहा तो डाल नहीं सकते। तो ये आपका क्या कहलाया, इनपुट, मतलब क्या क्या डाल सकते हैं, या फिर फंक्शन जो वो घास काटने वाला मशीन है वो क्या क्या ले सकता है। वो तो लोहा लेगा नहीं यार, लोहा डाल दिया फिर जो मशीन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर इनपुट और जो आउटपुट होगा वो रेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो आउटपुट है वो रेंज हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए कोई मशीन है जो इसको आप फंक्शन बोलते हैं, तो ये डोमेन हो गया और ये इस तरफ आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो जैसे कि बात कर रहे हैं अभी हम डोमेन और रेंज की डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए हम डिस्कशन करने जा रहे हैं साइन एक्स या साइन थीटा। तो ये जो साइन थीटा मशीन है, यहाँ पर ये जो मशीन लगा हुआ है उसका नाम क्या है, साइन थीटा मशीन। तो इसमें इनपुट क्या क्या हो सकता है, मतलब साइन थीटा जो मशीन है उसमें क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं, या फिर साइन थीटा अपने आप में क्या क्या ले सकता है। तो साइन थीटा जो है बहुत ही होशियार आदमी है, ये सब कुछ ले सकता है। ये क्या कर सकता है, ये सब कुछ ले सकता है, पूरा रियल नंबर। आर मतलब क्या हुआ, रियल नंबर। आप इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आर मतलब क्या हो गया, ध्यान में रखेंगे, आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, पूरा रियल नंबर। आप इसको कुछ भी दे दीजिए ये ले लेगा, बहुत ही होशियार आदमी है, कुछ जो भी दीजिए चुपचाप रख लेगा। लेकिन रेंज जब देने की बात आएगी तो बेचारा बहुत होशियार है, हम क्या बोले, बहुत ही होशियार है। लेने में सब कुछ लेगा लेकिन देगा नहीं, लेने में सब कुछ लेगा बट देगा नहीं। इसका जो रेंज होगा वो इसका रेंज हो जाएगा -1 to 1। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, रेंज इसका हो जाएगा -1 to 1। मतलब -1 मतलब मिनिमम वैल्यू -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब -1 to 1। इसी के बीच में वो कोई भी वैल्यू देगा, इसके बाहर वो कुछ भी नहीं देगा, ना ही ये देगा ना ही ये देगा। जो कुछ भी देना है उसको यहीं से यहीं तक देगा, ठीक है। इसके अलावा उससे आप कुछ भी नहीं ले सकते। तो ये ध्यान में रखना। इनपुट में क्या हो गया यहाँ पर, डोमेन, मतलब आप इस साइन थीटा को सब कुछ दे सकते हैं। आप इसको क्या दे सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आप जो कुछ दीजिएगा सब रख लेगा। लेकिन जब आउटपुट की बारी आएगी तो आउटपुट -1 से 1 ही होगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं देगा आपको। बिल्कुल उसी तरह से कॉस थीटा भी यही है, कॉस थीटा का भी हालात यही कुछ है। कॉस थीटा का भी जो डोमेन होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच होता है, लेकिन जो रेंज होता है वो -1 to 1। तो आप बिल्कुल ये मिनिमम वैल्यू -1 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, इसके बीच सारा रियल नंबर कुछ भी। चलिए अब बात करते हैं टेन थीटा, टेन एक्स। टेन थीटा भी सब कुछ अपने अंदर ले सकता है, लेकिन एक परेशानी इसके साथ क्रिएट हो गई है। क्या, देखिए उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को ये बात पता है कि tan x बराबर होता है, tan x बराबर होता है साइन x बटे कॉस x। tan x बराबर क्या होता है, साइन x बटे कॉस x। और आपको एक बात चीज पता है कि यदि tan x इक्वल टू साइन x बटे कॉस x है तो आपको याद होगा एक रेशनल नंबर वाली बात है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q वेर q नॉट इक्वल टू 0। q क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में q का वैल्यू 0 नहीं हो, क्योंकि जब जब q 0 होगा तब तब ये टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगा, तब तब ये टर्म क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। वही कंडीशन tan थीटा पर भी लागू होता है कि tan थीटा इक्वल टू यदि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है तो यहां पर क्या होगा, कॉस थीटा को 0 नहीं होना होगा, क्योंकि यदि कॉस थीटा 0 होगा तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। तो tan थीटा ने कॉस थीटा को स्पष्ट बोल दिया एक भाषा में, भाई कि तुम यदि 0 जहां जहां 0 हो उसको बाहर निकाल दो तब तुम मेरे पास आओ। बिल्कुल ध्यान में रखिए, tan थीटा ने cos थीटा को क्या कहा, तुम जब जब 0 हो तुम उसको बाहर निकाल दो तभी तुम मेरे पास आओगे, क्योंकि यदि तुम 0 लेके मेरे पास आओगे तब तो फिर हम नॉट डिफाइन हो जाएंगे। बिल्कुल समझ रहे हैं, तो जब जब 0 होगा तब तब बाहर निकाल दो उसको। तो पहले ये समझ लें कि cos थीटा 0 कहां कहां पर होता है। उसके लिए हम आपको यहां पर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाने जा रहे हैं, बिल्कुल उसको याद रखेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 इसको जरूर कॉपी में लिख लेंगे और बिल्कुल याद रखेंगे। पहला, यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 रहे देन थीटा इक्वल टू n पाई होता है, थीटा इक्वल टू n पाई, जहां पर n बिलोंग्स टू i हो। यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर n पाई, फॉर्मूला नंबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि आप n का वैल्यू रखते जाइए, वो आपके पास अलग अलग वैल्यू आते जाएगा। देखिए
एन का वैल्यू 0 रखे तो ये 0 हो गया, 1 रखिए तो पाई आ गया, 2 रखिए तो 2 पाई आ गया, आप माइनस भी रख सकते तो माइनस पाई आ गया। ऑल दीज प्लेसेस साइन का मान 0 होता है, इस सारे बिंदु पर साइन का मान क्या होता है जी 0 होता है। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है, उसी तरह आपके पास दूसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2, cos थीटा बराबर 0। तो यदि cos थीटा बराबर 0 होगा तो थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2n+1 पाई बाय 2, ये फॉर्मूला हो गया 2n+1 पाई बाय 2। तो उसी तरह यहाँ पर n का मान कितना हो गया, आप n का मान रखते जाइए, अलग अलग वैल्यू आते जाएगा। इस सारे जगहों पर वो cos 0 होता है, बिल्कुल ये नहीं कि एक ही पॉइंट पर साइन 0 होता है या फिर cos एक ही प्लेसेस पर, बहुत सारे वैल्यू हैं जहां पर साइन 0 होता है या फिर cos 0 होता है। आप देखिए ना यहाँ पर n का वैल्यू 0 रखिए तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 90 डिग्री, बिल्कुल cos 90 का वैल्यू 0 होता है, आप जानते हैं। 2 रखिए तो ये कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 2, 1 रखिए 3 पाई बाय 2। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन सारे प्लेसेस पर cos का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, माइनस रखते तो माइनस पाई बाय 2, तो ढेर सारा वैल्यू है। और उसी तरह से तीसरा नंबर आपके पास फॉर्मूला होगा, यदि तीसरा नंबर फॉर्मूला यदि tan थीटा बराबर 0 हो जाए, यदि tan थीटा बराबर 0 हो जाए देन थीटा बराबर n पाई। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपके पास 3 फार्मूला, इस तीनों को बिल्कुल याद कर लेंगे अच्छे से, काफ़ी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में इसके यूज होते हैं और यहाँ पर भी अभी हम इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो tan थीटा क्या करेगा, सब कुछ लेगा। इस क्लास में सारे बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन वो सब बच्चे जो टीचर को परेशान करता है उसने उसको बाहर निकाल दिया है ना। तो आप एक बात बताइए, tan जो है किस किस के कारण से नॉट डिफाइन होगा, जब cos थीटा जब 0 होगा tan थीटा नॉट डिफाइन होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो tan ने क्या बोला, एक काम करो तुम बाहर जाओ, एक काम करो भाई तुम बाहर चले जाओ। तो इसने क्या किया, इसने किया क्या, पूरे रियल नंबर से उस सारे बिंदु को बाहर निकाल दिया। कौन सारे बिंदु को, 2n+1 पाई बाय 2, इन सारे बिंदु को इसने क्या किया, बाहर निकाल दिया। क्योंकि इस सारे प्लेसेस पर cos थीटा 0 हो जाता है, और यदि cos थीटा 0 होगा तो tan क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए इसने tan ने क्या किया, पूरे रियल नंबर में से, पूरे क्लास के बच्चों में से इन बच्चों को आप उसने क्लास से बाहर निकाल दिया, क्योंकि क्लास में शांति बनी रहे। लेकिन इसके यदि हम tan x के रेंज की बात करते हैं तो इसका tan x का जो रेंज होगा वो पूरा रियल नंबर r, जिसको आप -∞ से इन्फिनिटी बोलते हैं। देखिए उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर cot x। तो cot x का भी आप फॉर्मूला जानते हैं, cot x इक्वल टू होता है cos x बटे साइन x, cos अपॉन साइन cot होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हुआ, यदि ये cot इक्वल टू cos अपॉन साइन है तो साइन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान में रखें। यदि cot इक्वल टू cos अपॉन साइन है तो साइन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि साइन 0 होगा, ध्यान देंगे कि यदि साइन 0 हो जाएगा आपका तो फिर ये cot तो नॉट डिफाइन होगा। तो इसने cot ने साइन को स्पष्ट बोला, तुम जहां जहां पर नॉट 0 हो उसको बाहर छोड़ के आओ। तो आपको देखिए साइन 0 कहां कहां पर है, तो साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई। तो इसने भी वही किया कि पूरे रियल नंबर में से इन सारे बिंदु को, इन सारे पॉइंट को इसने क्या किया, बाहर निकाल दिया। क्यों, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स के कारण cot नॉट डिफाइन बन जाएगा, इस कारण से इसने क्लास से बाहर निकाल दिया उन बच्चों को, जबकि ये पूरा यही होगा। उसी तरह यदि हम cosec की बात करते हैं, उसी तरह यदि हम sec की बात करते हैं, sec x, तो sec x इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। sec थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 बाय cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 बाय cos थीटा। तो मतलब यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए, तो r माइनस 2n+1 पाई बाय 2, और ये ध्यान देंगे r -(-1 to 1)। देखिए आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर ये ऐसा कैसे लिखे
इसके पीछे का क्या लॉजिक है, बिल्कुल इसके पीछे का भी लॉजिक अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट हम इसको पूरा कर लेते हैं थोड़ा सा। कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है 1 बाय साइन एक्स, एंड इसका भी वैल्यू हो गया 1 माइनस एन पाई। ठीक है, 1 माइनस क्या हो गया, ये एन पाई हो गया। चलिए इसको जरा आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ। तो इस कंडीशन को समझने के लिए आपको एक बात पता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉस थीटा। मतलब देख रहे हैं दोनों में क्या हो रहा है कि सेक और कॉस जो दोनों एक दूसरे का उल्टा पुल्टा है। और भाई आपको पता है एक बात, यदि हमें किसी से थोड़ा सा भी मतलब मनमुटाव है, तो यदि वो आदमी वहां पर खड़ा रहता है तो फिर हम उसके पास नहीं सटते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर भी देखिए वही है, सेक और कॉस दोनों एक दूसरे का उल्टा है। सेक और कॉस क्या, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। सेक और कॉस क्या, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो इस सिचुएशन में कि यदि साइन का रेंज कहां है, साइन का रेंज है -1 to 1, मतलब साइन यहां पर रहता है। तो कॉसेक का क्या, सेक का क्या कहना है कि यदि आप कॉस -1 to 1 में रहता है तो फिर हम वहां नहीं जाएंगे। बिल्कुल ध्यान में रखना है क्या कि ये कॉस जो है कहां से कहां रहता है, -1 से 1 के बीच में रहता है। तो यहां पर क्या करेगा, कॉस इस बीच में कभी प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर क्या रहता है, कॉस रहता है। और सेक तो इसका उल्टा होता है, इस कारण से इसने क्या किया, पूरा रियल नंबर जाएगा लेकिन उसके पास वो नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लग रहा है। कॉसेक किसका उल्टा होता है जी, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। और साइन कहां कहां पर होता है, तो -1 से 1 के बीच रेंज होता है इसका। तो वो क्या करेगा, कॉसेक बोलेगा यार आपके रेंज में हम जाएंगे नहीं, लो आपके रेंज में हम जाएंगे ही नहीं। तो हमने क्या किया, इसमें भी तो इस तरह से आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज हुआ। बिल्कुल आप इसको समझ करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह यूज हो। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा का रेंज हो गया -1 to 1, -1 to 1। टेन और कॉट का रेंज हो गया पूरा रियल नंबर, और ये इस तरह हो गया। और बाद बाकी आपको इस चीज़ों को भी, तीनों फार्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कॉपी में लिख लेंगे अच्छे से और उसको याद करेंगे, कई बार उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कैलकुलस जब भी आप पढ़ेंगे तो आप याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज पर वो बहुत हद तक डिपेंड करता है। बार बार 1-2 क्वेश्चन के बाद ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई ना कोई फार्मूला आपके पास आ जाएगा। तो आपको क्या करना है ना कि डोमेन, रेंज या फिर और भी ट्रिग्नोमेट्री की जो फार्मूलाज है उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, 1-2 बार लिखने की कोशिश करना है। ओके।